हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुकी है। जिसने अभी तक का नहीं देखा है वो पहले वो यूनिट 1 का वीडियो देखे, उसके बाद यूनिट 2 का देखे तो उसे और अच्छे से समझ आएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं यूनिट 2। और यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। सिंपल सा मतलब है बात, यहाँ पे आपको जो लिखा है उसी का मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सिस्टम उसके बारे में पढ़ाई करना, बात करना या उसके ऊपर बात करना। Before developing a new system, the existing system must be studied carefully. This helps identifying what works well and what needs improvement. जो हमारा पहले से सिस्टम लगा हुआ है उसे सही से समझना, परखना, जिससे हमें पता चल सके कि क्या काम की ज़रूरत है या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बेसिकली। ठीक, इसका मेन गोल क्या होता है? टू अंडरस्टैंड हाउ द करंट सिस्टम्स ऑपरेट। इससे हमें पता चलता है कि जो करंट सिस्टम है, जो ऑलरेडी है वहाँ पे, वो कैसे काम कर रहा है। टू आइडेंटिफाई वीकनेस और गैप्स, जो भी हमारी वीकनेस और गैप्स है वो आइडेंटिफाई, वो पकड़ में आनी चाहिए। टू डिटरमाइन यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो भी हमारी यूजर्स को लेकर रिलेटेड जो भी क्वेरीज और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमें पता चलती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ्टेन कॉल्ड सिस्टम इन्वेस्टिगेशन और फिजिबिलिटी स्टडी एंड फॉर्म द बेस फॉर सिस्टम एनालिसिस। इससे मतलब एक तरीके से इसको सिस्टम इन्वेस्टिगेशन और सिस्टम फिजिबिलिटी भी कहा जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं अपने पुरानी जो भी वर्किंग में जो भी हमारा सिस्टम है उसके बारे में तहकीकात करना, पढ़ाई करना, परखना, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें सीधा मतलब है कि जो हमारी जो भी हम नया जो भी लेने आए हैं, बनाने आए हैं, मतलब सिस्टम बनाने आए हैं, जो पुराना सिस्टम है हमारा, उस पर एनालिसिस करना, समझना कि क्या तरीके की उसमें प्रॉब्लम है, क्या तरीके की उसमें प्रॉब्लम नहीं है, नए की ज़रूरत है तो नए में क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से। Information required analysis mean understanding the kind of data and information the user need to perform their work efficiently. इससे क्या होता है कि अगर हम एक अपना जो भी हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो कैसे परफॉर्म इफिशिएंटली करेगा, ये बात कर रहे हैं। एनालिस्ट यूज इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट रिव्यूज टू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन। जो भी इसका एनालिटिक्स निकालता है, जो भी एनालिस्ट जिसे कहा जाएगा, जो भी इसको एनालिसिस कर रहा होगा, वो किस किस चीज़ की ज़रूरत लेता है? इंटरव्यूज़ की लेता है, क्वेश्चनरीज लेता है। क्वेश्चनरीज उसे कहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको उस हिसाब से ऑप्शन भी दिए जाते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं दिए जाते, वन वर्ड आंसर लिखने होते हैं। तो क्वेश्चनरीज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर निकालना। ऑब्जर्वेशन करना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या लगेगा, क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट रिव्यू मतलब कि उन्हीं का जो डाटा है उसको, डॉक्यूमेंट जो भी उनके होंगे उसको रिव्यू करना कि क्या है क्या नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, अपना डेटा को कलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इंश्योर्स दैट न्यू सिस्टम प्रोवाइड्स एक्यूरेट, कंप्लीट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। जो भी पूरी बात हो रही थी ये किसके लिए हो रही थी? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको लिए। और करा क्यों जाता है कि न्यू सिस्टम को बैठाया जा सके, मतलब उसको न्यू सिस्टम की क्या उसमें ज़रूरत है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इन सारी बातों को। और निकाला कैसे जाता है? क्वेश्चनरीज और ये सारी चीज़ें करके, एनालिसिस करके, एक तरीके का सिस्टम का जो हमें ज़रूरत चाहिए उस अकॉर्डिंग हम अपनी चेंजेस लेके करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन involves recording all the details of the system, how it works, its structure, data and design. सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे जितने भी डाटा है ना, कि कैसे काम करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका डेटा है, क्या उसका डिज़ाइन है, सारी तरीके की डिटेल उसमें होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब आगे, इट इंक्लूड्स दो तरीके के होते हैं, पहला होता है टेक्निकल, दूसरा होता है यूज़र। टेक्निकल होता है जो वो जिसने बनाया है या जिसने डेवलप करा है, या मेनली इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए होता है। फॉर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। एक बनाने वाला होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है कि उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर कभी उसे रिपेयर करना पड़े या उसे चेंज करना पड़े तो उसे मालूम तो चले कि हाँ बनाया क्या गया था पहले। तो पहला टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो होता है डेवलपर्स और इंजीनियर्स के लिए। उनको फ्यूचर में पता होना चाहिए कि पहले डेटा ऐसा था या सिस्टम ऐसा था, उसमें ये चीज़ें लगती थी, अब ये चीज़ें चाहिए, तो उस हिसाब से चेंजेस की ज़रूरत जो भी पड़े वो फुलफिल कर सके। दूसरा आता है यूज़र। यूज़र लाइक जो कस्टमर होता है या जो यूज़ करने वाला है सिस्टम को, उसके लिए। ठीक है, अब मान लो जिसने कंप्यूटर बनाया, फॉर एग्जाम्पल, वो इनोवेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे किसी कंपनी ने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो यूज़ कर रहा है उसे थोड़ी ना पता है कि अंदर कैसे तार कहाँ जोड़ा गया है। अंदर की चीज़ें बनाने वाला या सेट करने वाला अलग इंसान है, बाहर जो यूज़ कर रहा है वो अलग है। जो अंदर बनाया, सेट करा, सब कुछ करा, वो डेवलपर और इंजीनियर हुए, और जो बाहर उस सिस्टम को चला रहा है, डाउनलोड करना, सेव करना, गेम खेलना, जो भी काम कर रहा है ना, वो कौन हुआ? यूज़र हुआ। फॉर एंड यूज़र टू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑपरेशंस, तो उनके लिए एक मैनुअल आती है ना, आपने ध्यान दिया होगा कभी, आप फ़ोन लेके आओ तो यूज़र मैनुअल होती है लाइक दिस।
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड फ्यूचर अपडेट्स। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किसमें हेल्प करता है? मेंटेनेंस में मदद करता है, ट्रेनिंग में करता है और फ्यूचर अपडेट्स में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डाटा फ्लो टूल्स। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक वे टू इम्प्रूव सिस्टम यूजिंग डायग्राम एंड मॉडल्स। द मोस्ट कॉमन टूल इज DFT। DFT होता है डाटा फ्लो डायग्राम। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी एनालिसिस दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो किसकी मदद से दिखाया जाएगा? आपको डायग्राम की मदद से दिखाया जाएगा और मॉडल्स की मदद से दिखाया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि आप PPT तैयार करते होंगे तो उसमें ग्राफ की मदद ले रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके की चीज़ें ले रहे हैं, और साथ में मान लो कोई फिगर है उसको समझा रहे हैं, तो किसकी? डायग्राम की मदद ले रहे हैं, मॉडल्स एक तरीके से दिखाया जा रहा है। डाटा फ्लो डायग्राम शोज हाउ डाटा मूव्स थ्रू द सिस्टम फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेसिंग टू आउटपुट। इसमें दिखाता है कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है कि हमारा जो भी डायग्राम है वो हमें दिखाएगा इनपुट से लेके जो भी प्रोसेस हुआ फिर उसके बाद आउटपुट तक का, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या होता है? सोर्सेज और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। जो भी हमारा सोर्स रहेगा और जो डेस्टिनेशन होगा, स्टार्टिंग टू एंड एक तरीके से डेटा का। आगे प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म डेटा। प्रोसेसेस जो भी बीच में प्रोसेस होंगी जो डेटा को चेंज करेंगी या ट्रांसफॉर्म करेंगी। डेटा स्टोरेज, जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। प्लेस वेयर डेटा इज केप्ट, जहाँ पे हमारा डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है। डाटा फ्लोज, एरोज शोइंग मूवमेंट ऑफ डेटा। उसमें एरोज दिखाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि डेटा में कौन सा फ्लो कहाँ पे चल रहा है, बताता है कि इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैं, इस टाइम पे यहाँ पे होंगे, इस टाइम पे वहाँ पे होंगे, ऐसे करके। डाटा डिक्शनरी क्या होता है? डाटा डिक्शनरी नाम से ही पता चल रहा होगा, जहाँ पे हमें सारे तरीके के टाइप, नाम, सोर्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखी जाती है। और किसके लिए रखी जाती है? मोस्टली इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए रखी जाती है। वो किस लैंग्वेज की बात करें? इट स्टोर डिटेल्स अबाउट डेटा आइटम सच एज नेम, टाइप, सोर्स एंड यूजेज। इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस फॉर एनालिसिस्ट एंड डेवलपर्स। इंजीनियर डेवलपर्स बताया था, एनालिस्ट वाले भी अपने पास रखते हैं। इसमें आपको जब उनको ढूंढने में बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ करी जाती है, ठीक है। उनको क्या मिलता है? रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, एक तरीके से ये चीज़। चलते हैं अगला, एप्लीकेशन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे बड़ी स्केल में करनी ना, तो हम लोग पहले उसके छोटे छोटे मॉडल बना लेते हैं या एक दो मॉडल बना के उसके चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल सके, फीडबैक ले सके, एक तरीके से मॉनिटर कर सकें। तो बहुत बड़ी स्केल को छोटे से उसमें बनाने के बाद जिसमें चेक कर सकें या मॉनिटर कर सकें या फीडबैक ले सकें, तो उससे कहते हैं। ये फाइनल वर्जन से पहले बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये सबको नहीं बताया जाता है, सिर्फ कुछ ही लोगों तक का रखा जाता है। वो हमारा एक तरीके से टेस्ट करने का तरीका होता है। A prototype is an early working model of the final system. It helps user visualize the system and give feedback before the development. ये डेवलपमेंट से पहले ही तैयार करा जाता है और फाइनल वर्जन से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। एक अर्ली मॉडल कहा जाता है इसको, एक छोटे स्केल में चेक करने के लिए कि अगर इसको बड़े स्केल में करेंगे तो क्या लोगों के फीडबैक होंगे, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जो ज़रूरतें उनको पूरी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप इसे कहते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए? आइडेंटिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जो भी हैं हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमें फीडबैक या जो भी मॉनिटर करके पता चलेगा। डेवलप एन इनिशियल मॉडल। इनिशियल मॉडल मतलब वही छोटे स्केल में जो चीज़ हमने तैयार करी है, डेवलप करके हमें पता चल जाएगा। हम लोग पहले छोटी चीज़ पे लॉन्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कितनी क्या ज़रूरत है। गेट यूज़र फीडबैक, हमें फीडबैक मिलने में मदद मिलेगी। रिफाइन एंड मॉडिफाई बेस्ड ऑन फीडबैक, जो भी हमें फीडबैक मिला है उसे हम अगर कोई कमी है तो उसे भरेंगे, भरपूर बनाएंगे कि हाँ कि ये कमी दूर करी जा रही है, तो मॉडिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे। फाइनलाइज प्रोटोटाइप बिफोर फुल डेवलपमेंट, पहले हम अपने प्रोटोटाइप को सुधारेंगे, डेवलपमेंट बाद में करेंगे जब हमें पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि प्रोटोटाइप तब तक कंप्लीट नहीं होगा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल एप्लीकेशन या जो भी होगा। पहले हम उसे छोटे छोटे स्केल पे चेक करते रहेंगे, जब हाँ सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हम जो बनाना चाहते थे वो बन चुका है, उसके बाद अपना हम फाइनल प्रोडक्ट या एप्लीकेशन मार्केट में उतारते हैं, ठीक। यूजेस, हेल्प रिड्यूस रिस्क, सेव टाइम एंड इंश्योर यूज़र सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जो भी यूज़ करेगा उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, टाइम बचता है। और अगर मान लो वो चेक नहीं करा, हमने प्रोटोटाइप नहीं बनाया, बड़े स्केल पर उतार दिया, मान लो कि 70-80% लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो हमारा प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा, एप्लीकेशन भी जो भी हमने बनाई है वो फेल हो जाएगी, और इससे हमारा पैसा भी बहुत बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले ही एक प्रोटोटाइप बना लो उसका छोटा सा, जिससे हम चेक कर सकें कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मार्केट में कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें।
आजकल तो आप देखते ही होंगे आपके फ़ोन में बीटा वर्जन्स की चीज़ें आती हैं, बीटा इंस्टाग्राम है, बीटा यूट्यूब है, तो पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये चेंजेस आने वाले हैं। फिर उसी के फीडबैक के हिसाब से वो चेंजेस को सेट करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा लगता है तो लॉन्च करते हैं, नहीं लगता है तो फिर वो उस पर फिर वर्क करते हैं, फिर उस पर अपडेट लाते हैं। इस हिसाब से काम करता है हमारा बीटा वर्जन और प्रोटोटाइप। टूल्स, RAD टूल्स होता है, विजुअल स्टडी होता है, फिग्मा होता है, और भी अदर्स डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या होती है? बिल्ड फास्ट, गैदर फीडबैक अर्ली एंड मेक इंटरैक्टिव इंप्रूवमेंट। जो भी होगा हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यूजर्स पता चल गए, टूल्स पता चल गए और स्ट्रैटेजी पता चल गई कि क्यों करी जाती है, क्या फीडबैक प्रोटोटाइप क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लॉन्च होने से पहले या सारी चीज़ों से पहले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपनी फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं जिससे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं और भी। और आगे बढ़ते हैं। 6th हमारा कंप्यूटर एडेड सिस्टम टूल्स, केस भी कहा जाता है इसको, और इसका काम क्या होता है वो समझते हैं। केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर सपोर्ट सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट। दे हेल्प ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। केस क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मदद करता है हमें सिस्टम एनालिसिस में, डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये सिस्टम को ऑटोमेट करने में मदद करता है, इम्प्रूव एक्यूरेसी करता है। ठीक, एग्जाम्पल्स: रेशनल रोज, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, विजुअल पैराडाइम और स्टार ULM। ये हमारे एग्जाम्पल हैं, सॉफ्टवेयर के नाम हैं। ठीक है, क्या है हमारे? ये हमारे सॉफ्टवेयर के नाम हैं, नेम्स। ठीक, ये हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर के नाम से। तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपको काम भी आएंगे आगे। अगर आप IT में आगे और बढ़ते हैं तो ये आपको यूज़ करने को भी आगे मौका मिलेगा आपकी कंपनीज़ की तरफ, या कहीं आप इंटर्नशिप करेंगे या आप इनको ऑनलाइन सीखना चाहेंगे तो भी आप सीख के अच्छा खासा नौकरी के लिए आप अपनी स्किल भी जोड़ सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स की तरफ चलें। बेनिफिट्स हैं इसके: फास्टर सिस्टम डिज़ाइन, ये क्या मदद करते हैं? फास्टर सिस्टम डिज़ाइन में मदद करते हैं, बेटर डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं, एरर रिडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट मॉडल्स होते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स हुए। काम को तेज़ी में लाने में, डॉक्यूमेंटेशन को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, और एरर्स को रिड्यूस करते हैं और कंसिस्टेंट मॉडल्स में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7th, प्रोजेक्ट प्लानिंग फंडामेंटल्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग फंडामेंटल्स क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग इंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड ऑन टाइम विद इन अ बजट। इसका मतलब है कि जो भी हमने प्लान बनाया है प्रोजेक्ट को लेके, वो हमारा टाइम पे और बजट के अंदर कंप्लीट करना है। द की एलिमेंट्स इंक्लूड्स कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, एक आइडिया तो पता ही होना चाहिए कि इसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जितना हमने बोला उस पर ही खत्म हो, पर उसके आसपास हो, जिससे हमें नुकसान कम हो। क्योंकि हम लोग बजट पहले बनाते हैं, उसी के बाद काम करते हैं। या फिर वो किसी भी चीज़ को लेकर, आप कहीं घूमने जाओगे तो बजट बनाओगे। ठीक है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बजट बनाते हो कि यहाँ की फ़ीस इतनी है, यहाँ पे ये हॉस्टल फीस, ये खाने का, ये इतनी दूर जाना, मेरा घर यहाँ पे है। तो सारी चीज़ों का आप बजट बनाते हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसी हिसाब से हर इंडस्ट्री में या किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें भी एक बजट तय करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी बनेगी तो उसका भी बजट तय करा जाएगा कि उसमें इतने हीरो ने पैसे मांगे, इस वाले को नहीं ले सकते हैं, इस वाले पे काम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें, या फिर उसी के हिसाब से बजट ऊँचा नीचा करा जाता है कि यहाँ पे अच्छा इतना खर्च कर रहे हैं, कहीं और थोड़ा कम कर देंगे। तो ये पूरा बजट बनाना पड़ता है। प्रेडिक्टिंग टोटल बजट कॉस्ट इंक्लूड मैन पावर, टूल्स एंड मेंटेनेंस, जिसमें मैन पावर को, टूल्स को और मेंटेनेंस का सारा जो भी कॉस्ट होता है एक ही जगह इंक्लूड करना होता है। वर्क एंड रिसोर्स एस्टिमेशन, आइडेंटिफाइंग हाउ मच वर्क एंड रिसोर्स आर नीडेड, कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन सी मशीन की ज़रूरत रहेगी, ये सारी चीज़ों का आइडेंटिफाई करते हैं पहले से ही। रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन इन एडवांस टू अवॉइड फेलियर। फेलियर को अवॉइड करने के लिए पहले ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या रखने पड़ेंगे हमें। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज नहीं, ये यूनिट खत्म हो चुकी है। बहुत छोटी सी यूनिट है। बेसिकली IT का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये काफ़ी छोटी है। तो आई होप जो भी आने वाले आगे की यूनिट है, मे बी 3rd और 4th बड़ी रहेगी, या 4th छोटी है या 5th बड़ी रहेगी, ऐसे ही करके कुछ है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो जो भी आगे आने वाले हमारी यूनिट्स रहेंगी वो इतनी कुछ खास बड़ी नहीं है अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। इसकी पहली वाली भी यूनिट अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी छोटी है और ये वाली भी काफ़ी छोटी है। तो आई होप कि आपको ये छोटी छोटी यूनिट्स से समझ में आई होंगी और एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स नहीं देंगी। सारी यूनिट्स का इक्वल ही वेटेज होता है बड़े क्वेश्चंस को लेके। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है या जो भी प्रॉब्लम है आप अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नोट्स के लिए का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।